वेलकम टू केपी इनोवेशन क्लासेस। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो भी पहले के क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां तक उसके इधर के सारे जो आपके शक, पहलव, कुषाण ये तीन राजवंश पढ़ते हैं, इनको मौर्योत्तर कालीन प्रमुख राजवंश कहा जाता है। ठीक है, तो उसी बीच में मौर्योत्तर कालीन में सिकंदर का आक्रमण तथा फारस का आक्रमण दोनों थोड़े से समय के अंतराल पर हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक राजवंश में मिनांडर और डेमेट्रियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह राजवंश हमारा विदेशी राजवंश में आता है। इनको हम हिंद यवन या इंडो ग्रीक कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले भारत का नाम इंडिया के नाम पर रखा, इसीलिए इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। ठीक है, अब इनके क्षेत्र विस्तार और इनके घटनाक्रम के बारे में अगर हम निगाह डालें तो हम देखते हैं कि ये मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी घटना थी कि हिंद यवनों का आक्रमण भारत पर हुआ था। प्राचीन साहित्य में इन्हें इंडो ग्रीक नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इनको इंडो ग्रीक कहा गया है, जिससे इनको हिंद यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद इनका जब भारत में आक्रमण हुआ तो उसके बाद ये दो भागों में अपने सामंजस्यता को ना बैठा करके दो भागों में ये बट गए। तो पहला वंश इनका जो था वो था डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। ये दो वंश इसमें से निकले, पहला डेमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, तो एक एक के क्षेत्र विस्तार और उनके बारे में जानकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जब भारत में आए तो उस समय शुंग वंश का शासन चल रहा था। तो ये क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग से इनका युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद पुष्यमित्र शुंग का पुत्र जो था अग्निमित्र की सहायता से पुष्यमित्र शुंग इनको हराने में सक्षम रहा और हारने के बाद यह पूरे तरीके से लेकिन भारत से पूरे तरीके से ये गए नहीं। ठीक है, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में मालविका प्लस अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में पूरी तरीके से लिखा गया है। कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक। इनमें अग्निमित्र प्लस मालविका दोनों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, दोनों का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दो राजवंशों में बटे तो पहले जो राजवंश हुए उनका नाम था डेमेट्रियस वंश। क्या नाम था? डेमेट्रियस वंश।
डेमेट्रियस वंश की तात्कालिक राजधानी साकल या शाल्य पाकिस्तान में थी। शाल्य पाकिस्तान में थी। इनके क्षेत्र विस्तार पर अगर हम नजर डालें तो यह झेलम नदी के तट से मथुरा तक इनका विस्तार था पूरे तरीके से। झेलम नदी के तट से लेकर मथुरा तक इनका पूरा विस्तार था। इनके संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम को कहा जाता है। इनका संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम को कहा जाता है। दूसरा इनका जो शाखा थी उसका नाम था यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स वंश। इनकी राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान थी। इनकी राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान थी। अगर इनके हम क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करें पूरी तरीके से तो यह बैक्टीरिया से लेकर झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर तक पूरा इनका क्षेत्र था। ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर झेलम के नदी के तट तक, झेलम नदी के तट तक ये आपका भारत है। भारत है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ आपका तक्षशिला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपका तक्षशिला था जो कि झेलम नदी के तट तक पूरे तरीके से इनका विस्तार था। बैक्टीरिया साम्राज्य से लेकर झेलम नदी के तट तक पूरे तरीके से इनका विस्तार था। इसका संस्थापक यूक्रेटाइड्स था। इनका संस्थापक यूक्रेटाइड्स था। अब इनके हम प्रमुख शासकों के बारे में अगर हम बात करें तो डेमेट्रियस में सबसे पहले डेमेट्रियस प्रथम का नाम आता है। डेमेट्रियस प्रथम का नाम आता है। तो एक एक शासक के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। इसमें पहला शासक जो था वह था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम। अगर हम बात करें मौर्य काल में तो भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला यह पहला ऐसा शासक था कि जिसने मौर्योत्तर काल में उत्तर दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया। उत्तर दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, तो यह प्रथम ऐसा शासक था। डेमेट्रियस प्रथम यूनानी और खरोष्ठी लिपि में सिक्के का प्रचलन करने वाला पहला शासक था। अगर हम सिक्के की बात करें तो मिनांडर डेमेट्रियस प्रथम पहला ऐसा शासक था कि जो यूनानी प्लस खरोष्ठी लिपि में इसने सबसे पहले सिक्के का प्रचलन किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में इसने जब आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग के काल में जब इसने आक्रमण किया तो यह जीता नहीं बल्कि युद्ध को हार गया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र ने उसकी युद्ध में बहुत अच्छे से सहायता की, जिनके कारण मिनांडर प्रथम, जिनके कारण डेमेट्रियस प्रथम हारा। लेकिन यह हारने के बाद भी पूरे तरीके से भारत से नहीं गए, पूरे तरीके से भारत से नहीं गए। उसके बाद दूसरा इसका जो शासक हुआ मिनांडर। इसने 165 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व तक शासन किया, अपना आधिपत्य किया। इसकी राजधानी साकल, जो कि शिक्षा प्लस व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मिनांडर बहुत ही अच्छा और बढ़िया व्यक्ति था। अगर हम कहें कि व्यापार और शिक्षा की दृष्टि को इसने
बहुत तरीके से महानता दी और उसके बारे में बताया। ठीक है, प्रसिद्ध शासक यह था। क्यों? क्योंकि इसके समय में जो वहाँ की जनता थी वह पूरे तरीके से अपने आप को फ्री महसूस करती थी और किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट इसके पूरे शासन काल में किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ। इस वजह से इसको प्रसिद्धता बहुत ज़्यादा मिली। बौद्ध साहित्य में इनका नाम मिलिंद मिलता है। बौद्ध साहित्य में इनका नाम मिलिंद मिलता है, जिससे बौद्धिस्ट नागसेन और मिनांडर की वार्ता को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जिसे कहा गया मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में नागसेन प्लस मिनांडर की वार्ता को संकलित किया गया है और बताया गया है। यह सोने का सिक्का चलाने वाला पहला शासक था। सोने का सिक्का चलाने वाला पहला शासक था। इसने जो चांदी का सिक्का चलाया उसका नाम द्रह्म रखा। द्रह्म नाम का चांदी का सिक्का मिनांडर ने चलवाया। मिनांडर ने सिक्कों पर धर्म चक्र बनवाया और उसके बाद अपने साम्राज्य में उस सिक्के का प्रचलन इसने पूरे तरीके से किया। भागभद्र इस वंश का अंतिम शासक था। भागभद्र इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके समय में हेलियोडोरस भारत आया था। इसने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख की स्थापना की। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख की इसने स्थापना की और जाते समय भागवत धर्म की शिक्षा लेकर के यहाँ से गया। हेलियोडोरस जाते समय यहाँ से भागवत धर्म की शिक्षा लेकर के गया। ठीक है, तो एक बार और हम देख लेते हैं कि डेमेट्रियस प्रथम का भारत पर पहला आक्रमण था और यह भारत की सीमा में पहला इसका प्रवेश था। यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में इसने सिक्के का प्रचलन पहली बार किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में इसका भारत पर आक्रमण हुआ था, लेकिन यह जीता नहीं। अग्निमित्र की सहायता से पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया और भारत से लेकिन फिर भी यह गए नहीं। इसका दूसरा सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ वह हुआ मिनांडर, जो कि 165 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया, जो कि शिक्षा और व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बौद्ध साहित्य में इसको मिलिंद नाम से संबोधित किया गया। बौद्ध भिक्षु नागसेन प्लस मिनांडर की वार्ता को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में पूरे तरीके से संकलित किया गया। सोने का सिक्का चलवाने वाला यह पहला शासक था और चांदी के सिक्के को इसने द्रह्म नाम से संबोधित किया। जो भी सिक्का इसने चलवाया उस पर धर्म चक्र बनवा करके इसने पूरे तरीके से अपने साम्राज्य में प्रचलन किया। ठीक है, भागभद्र एक ऐसा यानी कि उसका अंतिम शासक था कि जो हेलियोडोरस उसके समय में आया और इसने विदिशा नामक क्षेत्र में गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख की स्थापना की तथा जाते समय यह भागवत धर्म की दीक्षा लेकर के गया। भागवत धर्म की दीक्षा लेकर के यहाँ से गया। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम उपलब्धियों के बारे में बात करें, अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ज्योतिष,
कला का इन्होंने पूरे तरीके से विकास किया। यानी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, जिसे ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसका विकास इन लोगों ने किया। पर्दा प्रथा का प्रारंभ किया रंगमंच पर। रंगमंच पर, रंगमंच का मतलब होता है कि जब लोग नाटक खेलते हैं, उसी नाटक के समय इन लोगों ने पर्दा प्रथा का पूरे तरीके से प्रारंभ किया। एलेक्ट्रॉनिक्स कला का विकास हुआ। उसके बाद संवत का प्रयोग और काल गणना, संवत का प्रयोग तथा काल गणना, यानी कि समय के आधार पर सभी प्रकार के गणनाओं को जारी यहाँ से ही रखा गया, जारी यहाँ से ही रखा गया। इसके बाद हम लोगों को जो वंश पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं शकवंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। 3 राजवंशों को पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग आगे की तरफ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आगे की तरफ पढ़ना हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन साहित्य को खुद पढ़ लेंगे। मौर्योत्तर साहित्य को पढ़ने के बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल के फिर आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो आप सभी के तक सही तरीके से पहुंचे और आप लोगों को सही तरीके से शिक्षा मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।